जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप मेरा वीडियो आके देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी बीजेपी को जो ये थोड़ी बहुत सीटें कम मिली हैं, सरकार तो बन रही है लेकिन सीटें जो कम मिली हैं उससे कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी दुखी होंगे। या फिर हो सकता है कि आप उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं जो कि बीजेपी को ये कम जो सीटें हुई हैं उससे आप काफी ज्यादा खुश होंगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया, बीजेपी का घमंड काफी बढ़ गया था और ये जरूरी था कि इनको ये झटका दिया जाए। आप किसी भी सेक्शन से हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के इतिहास में 1984 में इंदिरा जी के जाने के बाद जब सिंपैथी वोट मिले थे कांग्रेस को, उसके बाद ये पहली बार हुआ था कि 2014 और 2019 में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। एंड अब तीसरी बार अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये शायद जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहली बार होगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा कि कोई एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर व्यक्ति तीसरी बार लगातार बैठने के लिए जा रहा है, अगर नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं तो। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर बीजेपी 250 के नीचे सिमटी कैसे। वो कांग्रेस जो कि शायद 100 सीटों के आसपास अपने आप को खत्म कर रही है, वो बोल रही है, मतलब राहुल गांधी का कहना है कि देश ने जो वोट दिया है, जो जनादेश है, उसे साफ तौर पर नकार दिया है मोदी और शाह को। लेकिन यहां पर फिर समझने वाली बात यह भी है कि भैया, जब मोदी और शाह को पूरी तरीके से नकार दिया है तो फिर मोदी और शाह को 240 सीटें कैसे मिल गई? ठीक है, अपना अपना लॉजिक है, उन्होंने अपना लॉजिक उठा लिया। लेकिन हमारे और आपके लिए समझने वाली बात यह है कि आखिर गलती कहां हुई, कहां पर बीजेपी से चूक हुई और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं जो भविष्य में इनको सुधारनी पड़ेंगी। क्योंकि अब आने वाला जो रास्ता है वो मोदी गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जो अभी तक होता था ना, चटमंगनी पट गया, मतलब ये सोचा और वो कर दिया, वो शायद अब नहीं हो पाएगा। अब मान मनव्वल का दौर इस पार्टी में भी हमको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें कि भैया कहां पर क्या गेन और कहां पर क्या लूज हुआ है, तो इंडी गठबंधन की जो हम बात करते हैं, ये जो पूरा एक कोएलिशन बना है, इन लोगों ने 102 सीटें ज्यादा जीती। अब ऑब्वियस सी बात है, 102 सीटें ये लोग ज्यादा जीतेंगे तो किसी ना किसी का तो घाटा होगा। तो यहां पर ये घाटा हुआ है, 59 सीट्स का घाटा हुआ है एनडीए में। मतलब भाजपा और भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो करीब 59 सीटें हारे हैं। एंड अगर हम और अन्य जो रीजनल रीजनल पार्टीज होती हैं अगर उनकी हम बात करें तो 43 सीट्स वहां पर गई। इन दोनों जगहों पर सीटें हारने का पूरा पूरा फायदा इंडिया अलायंस को मिला है। इसके अलावा अगर हम एक बड़े सवाल की बात करें, वोट शेयर, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों में काफी बात चल रही है, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज यहां पर वोट शेयर में ही देखने के लिए मिला है। कई लोग कह रहे हैं कि हिंदू तो घर से बाहर निकला ही नहीं, वो बढ़िया एसी में बैठकर सोता रहा, जो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी के कारण हिंदुओं के घर में लग पाया है। और लगता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इनका जो वोटिंग परसेंटेज का जो शेयर है वो करीब 6.99, ऑलमोस्ट 7% बढ़ा है और वो बढ़ के हो गया 41.3%। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए को -0.2%, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा परसेंटेज में कोई डिफरेंस आया है। 46.2% था, वो 46.2% हो गया, पहले 46.4% था। हाँ, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के परसेंटेज में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आया है, बट हाँ, इंडिया अलायंस को सीधे सीधे सिग्निफिकेंटली 7% का जंप मिला है। और भाजपा के लिए वो अगर स्थिर भी रहा है तो वो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इसके अलावा एक जो मेन चीज और निकलकर सामने आई है वो आया है सीटों को लेकर। देखिए, जो हम कुछ मेजर स्टेट्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ी मेजर स्टेट में जो सेटबैक मिला है वो तो उत्तर प्रदेश में ही मिला है। योगी आदित्यनाथ को लूप में ना लेना, योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं अलग थलग कर देना, भाजपा को भारी पड़ा उत्तर प्रदेश में। 80 सीट्स टोटल आती हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास में। सॉरी, टोटल सीट जो है वो 80 हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 35 सीट जो है वो भाजपा और उनके सहयोगी दल मतलब एनडीए को मिली है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर 44 सीट्स के ऊपर ये लोग काबिज हैं। एक बहुत बड़ा झटका है 35 सीट्स मिलना भाजपा को, ये बहुत कम है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि 2014 में इनको 71 सीट्स मिली थी और 2019 में इनको 62 सीट्स मिली थी। उसके लिहाज से देखें तो सीधा सीधा यहां पर करीब 25 सीटों का घाटा तो यही दिखाई दे रहा है। मतलब 240 सीटें जो भी भाजपा को मिल रही हैं, अगर उसी में हम लोग 25 सीटें जोड़ दें, 265 सीट्स तो यही हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश से कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में तो भैया राजनीति ही पूरी की पूरी पलट गई। महाराष्ट्र में शिवसेना को दो फाड़ कर दिया गया, एनसीपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो वहां पर कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर थोड़ा गुस्सा भी था और एंटी इनकम्बेंसी भी थी। 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो शिवसेना और भाजपा ने वहां से मिलकर चुनाव लड़ा था और मिलकर चुनाव लड़ने का दोनों पार्टियों को फायदा भी हुआ था। वहां से काफी सारी सीटें भाजपा के पास में आई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 48 सीट्स हैं, उनमें से सिर्फ 19 सीट्स भाजपा मतलब एनडीए के खाते में गई हैं। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो करीब 28 सीट्स उनके खाते में गई हैं।
एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट नंबर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सिग्निफिकेंट स्टेट्स है, और वहां से इस तरीके से सीटें निकल जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एग्जिट पोल्स में वेस्ट वेस्ट बंगाल को लेकर कुछ अलग ही नजारा देखने के लिए मिल रहा था कि यार वेस्ट बंगाल से तो मतलब इस बार बिल्कुल भाजपा की आंधी है, 25 से 30 सीटें जीतेंगी। भाजपा तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस का भी वहां पर बुरा हाल है। टीएमसी वहां पर करीब करीब मतलब 29 सीट के आसपास जीती। हालांकि ये माना जा रहा है कि टीएमसी इंडिया अलायंस में ही जाकर अपने हाथ मिलाएगी, तो ऐसे में भाजपा को वेस्ट बंगाल में सिर्फ 10 सीटें मिल पाई और ये एक बहुत बड़ा झटका है। बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू बैठे हुए हैं, नीतीश भाई बैठे हुए हैं, और उनका जो गठबंधन है वो भाजपा के ही साथ में। बाकी भाजपा ने भी वहां पर काफी अच्छी सीटें जीती हैं, तो ऐसे में एनडीए को बिहार में 34 सीट्स मिली हैं और इंडिया अलायंस वहां पर सिर्फ 6 सीट जीत पाया है। तमिलनाडु साउथ में देखिए, वैसे भी भाजपा का इतना कोई ज्यादा बहुत इंपैक्ट है नहीं, बट स्टिल तमिलनाडु में भाजपा ने एक सीट जीती है, वहां पर इंडिया अलायंस ने 38 सीट जीती है। मध्य प्रदेश में तो भैया क्लीन स्वीप हो गया, 29 सीट्स पूरी की पूरी गई है यहाँ पर इनको ही, मतलब भाजपा को ही। गुजरात भी ओके ओके है, एंड आंध्र प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ है, वहां पर भी 21 सीटें जो है भाजपा को ही गई हैं। राजस्थान में एक थोड़ा इम्बैलेंस देखने के लिए मिला है, 14 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में आई हैं, 10 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के खाते में गई हैं। और ये एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि राजस्थान में अभी हाल ही में असेंबली चुनाव में भाजपा को एक अच्छी खासी जीत मिली थी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में तो भाई इस बार असेंबली इलेक्शन भी थे, वहां पर नवीन पटनायक जी की भी सरकार पलटी है, और उसका असर पूरा यहां पर भी दिखा। उड़ीसा में 19 सीटें एनडीए जीता है और एक सीट इंडिया अलायंस को मिला है। केरला में भी एक सीट भाजपा को जीतने में सफलता मिली। तेलंगाना में बात करें तो 8-8 के ऊपर आंकड़ा रहा है, 8 सीटें एनडीए और 8 सीटें इंडिया अलायंस रही है। तेलंगाना से आगे बढ़े तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने का थोड़ा बहुत असर यहां दिख रहा है। 9 सीटों के ऊपर एनडीए रुक गई है, 5 सीटें इंडिया अलायंस ने भी जीती हैं। असम में 10 सीटें मिली हैं। पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया पूरी तरीके से, 0 सीट्स मिली हैं। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें मिली हैं। एंड हरियाणा, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां से कम सीटें मिलना, पांच सीटें मिली हैं वहां से भाजपा को और 5 सीटें मिली हैं वहां पर इंडिया अलायंस को। हरियाणा में एक कारण बताया जा रहा है, बहुत बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है, एक तो कृषि कानूनों को लेकर जो एक कह रहे हैं ना कि बहुत रूखापन देखा गया था सेंट्रल की तरफ से, और दूसरा अग्निवीर योजना। इसके ऊपर मैं अभी आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कैसा क्या चक्कर हुआ है। वहीं एक और आंकड़ा ये निकल कर आ रहा है कि 2014 में, 2019 में जो 300 सीटें भाजपा ने जीती थी, उन 300 सीटों में से करीब करीब 30% सीट्स के ऊपर भाजपा हार रही। इसका सीधा मतलब यह है कि करीब करीब 100 सीटों के ऊपर जो भाजपा जीत चुकी थी वो सीटें भाजपा हारी। इसका एक जो मेरे को छोटा सा कारण समझ में आता है वो ये कि 2019 के चुनाव में जो लोग जीते थे, जो सांसद जीते थे, उनमें से करीब 80 सांसदों को रिप्लेस कर दिया गया एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए, कि यार एंटी इनकम्बेंसी जो क्रिएट हो रही है उससे लड़ने के लिए, उसको टैकल करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम उम्मीदवारों को ही पलट देते हैं। ये बीजेपी का अनुमान था, एंड देखा यह गया है कि उनमें से अधिकतर जो नए चेहरे थे वो हार गए। एंड ये बीजेपी का एक गलत आकलन था, एक गलत अनुमान था, जो कि उनको बहुत उल्टा पड़ा है। ये बात समझनी पड़ेगी हमको, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया है यहाँ पर। लेकिन फिर भी वही सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने क्या वो ग्राउंड लेवल के ऊपर चीजें गलत करी जिसके कारण आज बीजेपी को ये एक पॉइंट देखना पड़ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं हमको एक बात माननी पड़ेगी, दो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, वो है एक बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। आप माने या ना माने, अगर आपको इन दो चीजों से फर्क नहीं पड़ता है तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन चीजों से अपना माथा फोड़ रहे हैं। लगातार बार बार पेपरों का कैंसिल होना, पेपरों का लीक होना, लगातार बार बार गैस सिलेंडर का रेट बढ़ना, पेट्रोल के रेट बढ़ना। अभी चुनाव जैसे ही होते हैं, जैसे ही मोदी जी शपथ लेते हैं, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि पेट्रोल के रेट बढ़ सकते हैं। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप पार्टीज को दूर साइड में रखकर जरा एक व्यक्तिगत तौर पर अगर हम बात करें तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हर बार चुनाव के बाद में ये चीज देखने के लिए मिलती है कि पेट्रोल के रेट और इन सब के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अभी काफी समय से स्थिर है, क्योंकि मैं भी पेट्रोल वगैरह डलवाता रहता हूं, तो इतना तो मुझे ही पता है। बट पूरी उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन के बाद में ये रेट मोस्ट प्रोबेबली बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वर्ल्ड लेवल पर बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। दुनिया तरीके के जो लीडर्स हैं वो भारतीय इकोनॉमी की तारीफ करते हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, हर चीज की तारीफ करते हैं। बट देखिए, एक जो कॉमन आदमी है ना, जो सुबह से शाम तक जाकर काम करता है और अपनी 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करता है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया वैश्व पटल के ऊपर भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि शाम को उसकी थाली में जो 2 रोटी आ रही हैं उसके लिए उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा काम करना पड़ेगा, और यहां पर एक ये सबसे बड़ी गलती समझ में भी आती है कि भाई इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट का जॉब्स को जनरेट ना कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा।
हालांकि ये कारण उतना बड़ा नहीं हो पाता, लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा जुमला छोड़ दिया कि हम तो जैसे ही सरकार में आएंगे 30 लाख नौकरियां जो रुकी हुई हैं उनको टकाटक 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 निकाल देंगे। अब देखिए, 30 लाख नौकरियां निकालने की बात तो उन्होंने कर दी। अब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है कुछ भी करके, अगर गलती से भी आ जाती है, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि वो लोग 30 लाख नौकरियां लाने कहां से वाले हैं। लेके भी आ जाएंगे तो उनके लिए बजट कहां से लेकर आएंगे। और दूसरी बात, 30 लाख नौकरियां होनी भी चाहिए, है ना। आपने बोल दिया, लेकिन सामने वाले ने उसको एक सपने की तरह ले लिया, उसने अगेंस्ट में वोट कर दिया। अब भाजपा की सरकार में आ रही है, ठीक रहा, भाजपा के ही सर के ऊपर फूटेगा, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम करना होगा, वरना ये बहुत गलत असर डालने वाला है आने वाले समय में भाजपा के ही ऊपर, क्योंकि ये मुद्दे अब उठ चुके हैं और सामने वाले जो लोग हैं वो भी ये देख चुके हैं। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से एक और वादा किया गया था कि भैया जो इतनी भी गरीब महिलाएं हैं उन सबके खाते में हर महीने 8,500 रुपए आएंगे। 1 लाख रुपए मसाल देने का भी वादा किया गया था कि 1 लाख रुपए आएंगे, खटाखट 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 वही चला था। देखिए, ये सब चीजें जो होती हैं, ये मुफ्तखोरी जो होती है, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर करती तो है। लोगों को अच्छा लगता है उनके खाते में ऐसे पैसे आते हैं फ्री बुकट के। तो मैं सिर्फ गरीबों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई, कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है तो उसको जबरदस्ती पास कर देने से क्या उस बच्चे की बौद्धिक क्षमता बढ़ पाएगी? शायद नहीं। ठीक वही चीज उस इंसान के साथ भी होती है जो पैसे नहीं कमा रहा है। अगर आप उसको फ्री पॉकेट का पैसा देंगे तो वो कितना ही ग्रो कर पाएगा, ये एक सोचने वाली बात होती है। तो वो जो चीज थी वो वोटर्स के साथ बिल्कुल फिट बैठ गई कांग्रेस की, और उसके कारण भी जो वोट थे वो अपोजिट में काफी ज्यादा पड़े। इसके अलावा जो मैंने शुरुआत में आपको हरियाणा में अग्निवीर स्कीम के बारे में बताया था, वो अग्निवीर स्कीम भी कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ काम कर रही है। क्योंकि देखिए, भाजपा की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो राजस्थान हरियाणा में भाजपा की परफॉर्मेंस इस बार काफी गिरी। एंड राजस्थान हरियाणा वो रीजन्स हैं जहां से कि हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेज में काफी सारे नौजवान जाते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब उनका दिल दुखेगा तो भैया उनके माता पिता का वोट भी दूसरी तरफ जाएगा, और वही चीज इस बार राजस्थान में देखने के लिए मिली है। इन दोनों ही स्टेट से, राजस्थान और हरियाणा से, एक बहुत बड़ा मेजोरिटी नंबर होता है जो कि सेना में जाता है, एंड उसी का कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो भाषण थे उनमें कई बार उन्होंने बहुत एग्रेसिवली चीजों को लिया, बहुत एग्रेसिवली उन्होंने चीजों को बोला, और ऑपोजिशन के ऊपर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली, जैसे कि एक मंगलसूत्र का मसला था, मटन खाने का हुआ, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर जो बातें हुई वो हो गई। एंड सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने राहुल गांधी की जीत को लेकर बोल दिया कि उससे पाकिस्तान खुश होगा। हालांकि ये बात काफी हद तक सही है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी हार जाए, बट उसके बावजूद भी मोदी जी का कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कह देना लोगों के मन में एक ये मैसेज दे गया कि यार ये तो अभी भी वही वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में वोटर जो है ना वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है। हालांकि हमने यूपी में देखा कि वहां पर कास्ट पॉलिटिक्स खेल गई है, बट स्टिल ऑन मेजोरिटी लेवल अगर हम बात करें तो मोदी जी अगर यूपी के किसी गांव में जाकर भी चुनाव देते हैं, भाषण देते हैं, तो वो भाषण पूरे देश में सुना जाता है और वो मेट्रो सिटीज में भी सुना जाता है। तो ऐसे में मोदी जी ने जो ये भाषण दिया था, ये सारे भाषण कहीं ना कहीं लोगों को थोड़े से चुभ गए। कुछ एक इंटरव्यूज में उन्होंने अपोजिशन और मुजरा को लेकर भी कुछ बातें कह दी थी। तो ये सब चीजें जो है लोग यही सोच रहे थे कि यार ये आप कैसी बात कर रहे हो, आप भारत देश के प्रधानमंत्री हो, तो आपको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। कुछ ये बातें भी मोदी जी के खिलाफ गई। इसके अलावा जो दूसरी पार्टी थी, देखिए दल बदल बहुत सारे हुए। हालांकि एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि बहुत से वो कैंडिडेट्स जो कि दल को बदलकर दूसरी पार्टियों में गए वो लगभग लगभग हारे हैं। तो ऐसे में भाजपा ने क्या किया, जितने भी दूसरे दल के करप्ट लीडर्स थे, जैसे ही उनके ऊपर कोई एजेंसी वेजेंसी गई, इन्होंने उनको अपने तरफ कर लिया। और लोग इस बात को समझने लगे कि यार ये तो ऐसा कर रहे हैं, करप्ट लीडर्स जो है अपनी तरफ ले रहे हैं। वो चीज भी थोड़ी सी बीजेपी के अगेंस्ट गई कि यार आप दूसरी पार्टी के करप्ट लीडर्स को अपनी तरफ ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें तो गलत है। वॉशिंग मशीन का जो जुमला दे दिया था अपोजिशन ने, वो फिर यहाँ पर फिट बैठता हुआ दिखाई दे गया। अब ऐसे में ये जब कुछ कारण हमने समझ लिए हैं, तो आपको थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ समय में जो भाजपा की सरकार चली है, 10 साल जो चली है 2014 से, उसने भारतीय राजनीति को कितना बदल दिया है। क्योंकि देखिए, इन दोनों समय पर 2014 2019 दोनों में ही कोएलिशन की सरकार नहीं थी, बहुमत से भाजपा थी। तो बिल्कुल ताकत से डिसीजन ले रहे थे, बिल्कुल ऐसे ले रहे थे कि भाजपा की जो कोर में जो चीजें रखी हुई हैं वो सिंपल तौर पर काम करे। मतलब जो भी इनको डिसीजन लेने, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, किसी भी चीज को लेकर सीए हो, वो लोग बिल्कुल खुलकर डिसीजन ले रहे थे और उसमें कोई भी किसी भी तरीके से इनकी डिपेंडेंसी नहीं थी। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। अभी तक भाजपा को किसी के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं होना पड़ रहा था, बट अब चीजें बदलेंगी, ये एक बात तय हो चुकी है। क्योंकि मोदी जिस तरीके से 2 बार जीत कर आए, इवन 2 बार की भी आप बात छोड़ दीजिए, मोदी जी की अगर मैं बात करूं, जब से ये गुजरात के सीएम बने थे, ये तब से ही लगातार जिस भी चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से खड़े हुए, ये हमेशा ही मेजोरिटी के साथ वापस आए थे।
और ये पहली बार हुआ है मोदी जी के चुनावी करियर के इतिहास में, राजनीतिक करियर के इतिहास में, कि उनकी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। देखिए एनडीए मेजोरिटी में है बट बीजेपी मेजोरिटी में नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक बात यहां पर बहुत क्लियर तौर पर समझ में आ रही है। एंड एक सबसे बड़ी चीज जो हम कहते हैं ना कि जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति होती है वो कभी भी आपके लिए नुकसानदायक ही होती है। वो चीज हम लोगों ने यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय भी देखी थी। जब सत्र चलते थे विधानसभा के तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लोग बहस ही करते रह जाते थे। अगर हम बिल के पास करने की बात करें तो वो कुछ हो ही नहीं पाता था। और उस दौरान पॉलिसी पैरालिसिस करके एक शब्द था जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित भी हुआ था, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनी नहीं पाती थी, उसके ऊपर सिर्फ बहस ही होती रह जाती थी। तो मोदी जी जो थे वो कोएलिशन के जो कंस्ट्रेंट था उससे पूरी तरीके से फ्री थे, इसलिए वो अपनी गवर्नेंस को पूरी तरह से खुल के चला पाते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मेजोरिटी में नहीं है बीजेपी, तो ऑब्वियस ही बात है उनको समझना पड़ेगा। अब जब ये मेजोरिटी में थे और ये अपने तरीके से डिसीजन लेते थे, तब इनके कई सारे ऐसे साथी भी थे जो इनका साथ छोड़ गए इसी चक्कर में। जैसे कृषि कानून के कारण जो पूरा विवाद हुआ था उसमें अकाली दल इनसे अलग हुआ। शिवसेना भी ऐसे ही एक किस्से के कारण इनसे अलग हो गई थी, हालांकि वहां पर उनको खुद की सरकार का कुछ चल रहा था। तो यहां पर ये सारी चीजें अलग हुई। एआईएडीएमके भी एक ऐसी ही पार्टी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ही पार्टी थी बीजेपी जो कि पूरे देश को चलाने का डिसीजन अपने तरीके से ले रही थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, भाजपा को 240 सीटों के आसपास सिमटना पड़ा है। तो ऐसे में अब उनको साथ लेना पड़ेगा, अब उनको सहयोगी दलों के बिना चलने की आदत छोड़नी पड़ेगी, अब उनको समझना पड़ेगा कि नहीं हमको लोगों की जरूरत है। तो ऐसे में दो व्यक्तियों का नाम निकलकर सामने आ रहा है, एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरी है नीतीश कुमार। इन दोनों के ही पास 15 और 16 सीटें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में है तो ये भाजपा का साथ देंगे। हालांकि नीतीश कुमार जो है वो जो है पहले इंडिया ब्लॉक के साथ में भी थे, और इंडिया ब्लॉक के साथ में नीतीश कुमार का साथ इसलिए छूटा था क्योंकि उनकी कंडीशंस नहीं मानी गई थी, प्लस उनको तवज्जो नहीं मिल रही थी। सोशल मीडिया पर तो कल ये बात भी वायरल होने लगी थी कि नीतीश बाबू को तो भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी जो पोस्ट है वो दे दिया गया है। तो वहां पर ये मेन बात भी निकलकर सामने आई थी। तो इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो इन दोनों को अपनी तरफ करे, जिससे कि भाजपा सरकार फॉर्म ना कर सके। अगर नायडू और नीतीश या भाजपा के साथ नहीं आते तो भाजपा सरकार नहीं बना सकती, आप इस बात को समझिएगा। बहुत कमजोर हो जाएगी भाजपा। एंड जाहिर सी बात है जैसे ये रिजल्ट आया तो उसके बाद एक बार फिर से वही उठापटक जो है वो शुरू हो गई। जेडीयू जो है वो करीब 15 सीट के ऊपर सिमटी है और टीडीपी जो है करीब 16 सीटों के ऊपर सिमटी है। और अगर किन्हीं भी सरकमस्टांसेस में इंडी अलायंस इन दोनों जेडीयू और टीडीपी को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, या फिर जेडीयू और टीडीपी बोल देते हैं भैया हमको भाजपा के साथ में सरकार नहीं बनानी, तो भाजपा को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। ये बात तय है, भाजपा के पास इतनी सीटें नहीं है अकेले कि वो सरकार बना सके। मुद्दा क्या आ जाता है? मुद्दा ये आ जाता है कि अगर हम कोएलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भाजपा ने इसके पहले कोएलिशन की गवर्नमेंट नहीं बनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर कोएलिशन की गवर्नमेंट ही चली थी और इसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ में उस समय पर राजनीति हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करती हुई आई है, उनको नहीं पता आज की तारीख में कि कोएलिशन की सरकार कैसे चलेगी। हालांकि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता, बट उसके बावजूद भी हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि रोल प्ले करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोएलिशन एरा जब भाजपा का था, जब मोदी जी इतने सक्रिय नहीं थे सेंट्रल की पॉलिटिक्स में और अटल बिहारी वाजपेयी जी सक्रिय थे, तब एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ये जानते थे कि भाई जो ये मिली जुली सरकार होती है इसको चलाने के लिए क्या कुछ करना होता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा है जो कि इस तरीके से फिसलने वाले पार्टनर्स को मैनेज कर सकता है। तो ये भाजपा के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। क्या लगता है आपको भाजपा कितनी कद्दावर तरीके से इस बार इस टर्म को चला पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।